अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों और हुकूमत के दरमियान एक मरतबा फिर मामलात कशीदा हो गए हैं और हुकूमत को अपोजिशन ने एक नया झटका दिया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है और उस इजलास का अपोजिशन की तमाम जमातों ने बाइकाट का फैसला किया है। कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, इसको हेड कर रहे होते हैं स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। और ये पिछले दिनों भी इजलास हुआ था, उसमें तो अपोजिशन गई थी क्योंकि उस इजलास में आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI भी थे, जनरल फैज़ हमीद उस वक़्त के। और उन्होंने भी ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ, इन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो उसमें अपोजिशन जमातें शरीक हुई थी। उस वक़्त इसलिए भी अपोजिशन शरीक हुई थी क्योंकि अस्करी क़यादत आई थी और अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग देनी थी, तो उसका बाइकाट अपोजिशन करना नहीं चाह रही थी। तो ये सबब है कि अपोजिशन ने अ, अब इस जो 6 दिसंबर को इजलास होने जा रहा है, इसका बाइकाट का फैसला इसलिए भी किया है कि अस्करी क़यादत नहीं आ रही ब्रीफिंग देने के लिए, और इस इजलास में ये इन कैमरा इजलास होगा जिसमें मीडिया अलाउ नहीं होगा। तो अपोजिशन ने 4-5 वजूहात बताई है जिसकी वजह से अपोजिशन ने बाइकाट का फैसला किया है। एक तो ये कि मुईद यूसुफ जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो ब्रीफिंग देंगे और मुईद यूसुफ को बहुत सारे फैसलों का पता ही नहीं होता। वो एक शो पीस है, एक अलामती एक मुशीर बने हुए हैं। असल फैसले तो असल मुक़्तदर कुव्वतें कर रही होती हैं, यानी अस्करी क़यादत कर रही होती है कौमी सलामती से मुतल्लिक़। तो हुकूमत को और हुकूमती जो मुशीर वग़ैरह हैं, इनको बिल्कुल ये बेखबर होते हैं और इनको असल कहानी क्या चल रही होती है, फ़ैसला साजी क्या हो रही होती है कौमी सलामती से मुतल्लिक़, इसका कुछ पता नहीं होता। बस ऐसे ही जो जो इनको चीज़ें जो पता होता है, वो आकर ब्रीफिंग देते हैं। तो इस ब्रीफिंग का हम क्या करें? एक रीज़न ये कि मुईद यूसुफ को बहुत सारे फैसलों का, बहुत सारे पसे पर्दा होने वाले कौमी सलामती से मुतल्लिक फैसलों का इल्म ही नहीं होता, इसलिए हम इनकी ब्रीफिंग नहीं लेना चाहते। ये अपोजिशन की जमातों ने फैसला किया है। एक रीज़न ये बताइए। दूसरी रीज़न ये बताइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कौमी सलामती के या कौमी इशूज़ जो हैं, बड़े बड़े अहम इशूज़, उनसे लातल्लुक़ रहते हैं, उनको अहमियत नहीं दे रहे होते। और बहुत सारे जो इजलास हुए हैं कौमी सलामती से मुतल्लिक या कश्मीर से मुतल्लिक, उनमें ब्रीफिंग्स वगैरह होती रही हैं, तो उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान आते ही नहीं हैं और वो अहमियत नहीं देते कौमी इशूज़ को, इसीलिए भी हम नहीं जाएंगे। दूसरी रीज़न ये दी है। तीसरी रीज़न अपोजिशन जमातों ने जो ये बताई है कि भाई इन कैमरा इजलास क्यों, पार्लियामेंट का इजलास क्यों नहीं बुला रहे होते, और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देना चाहिए, न कि इन कैमरा पार्लिमानी सिर्फ लीडर्स को। पूरी पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उसमें ब्रीफिंग दे हुकूमत, और अस्करी क़यादत भी उसमें आए ब्रीफिंग देने के लिए। तो ये इन कैमरा इजलास बुलाने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट को बाईपास करे हुकूमत कर रही है, और पार्लियामेंट को हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है, अहमियत नहीं दे रही होती। इसलिए भी तीसरी रीज़न ये बताई गई है कि ये ब्रीफिंग इन कैमरा होने की बजाय या चंद रहनुमाओं को देने की बजाय पूरी पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देनी चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए, जो कि हुकूमत नहीं कर रही होती। चौथी रीज़न ये बताई गई है कि भैया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये जो अभी गुजरा, इसमें हुकूमत ने जिस तरह बिल्डोज करके कानून साजी कराई है EVM की, और समंदर पार पाकिस्तानी को वोट देने का हक देने की, और बाकी जो कवानीन थे 27 कवानीन हुकूमत ने मंजूर कराए, उसमें अपोजिशन जमातों को बिल्डोज किया गया, पार्लियामेंट को बिल्डोज किया गया, आईनी और कानूनी
جو تقاضے ہیں جو روایات ہیں پارلیمانی ان کو بلڈوز کیا گیا اور حکومت نے یک طرفہ متنازع قسم کی قانون سازی متنازع طریقے سے کی ہے، اور اپوزیشن کو بھی اس میں نظر انداز کیا گیا، اپوزیشن کی بات نہیں سنی گئی، تو اس لیے بھی اپوزیشن احتجاجاً اس پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کرے گی، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ چار جو ہیں مین اہم جو بنیادی وجوہات ہیں پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کی، وہ یہ چار بتائی گئی ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپوزیشن نے ماضی میں جتنے بھی قومی ایشوز آئے ہیں، قومی سلامتی سے متعلق ایشوز آئے ہیں، عوامی مفاد کے جو ایشوز آئے ہیں، ان پر اپوزیشن نے تمام اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ ایون گزشتہ جو اجلاس ہوا قومی سلامتی کے پارلیمانی کمیٹی کا، اس میں بھی اپوزیشن آئی، تو اپوزیشن قومی ایشوز پر، قومی سلامتی کے ایشوز پر، عوامی ایشوز پر، جو قومی مفاد میں معاملات ہیں ان میں اپوزیشن تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو حکومت کے اس نان سیریسنیس اور غیر سنجیدہ رویے پر بھی اپوزیشن کو تحفظات ہیں، ریزرویشن ہے، اور اپوزیشن اس پر بھی احتجاج کرتی ہے۔ بہت ساری کمیٹیاں ایسی ہیں، الیکشن کمیشن کے تعیناتی کا معاملہ ہے، تو ابھی تک الیکشن کمیشن کے 2 ممبران جو ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہو پایا۔ حکومت نے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے شیریں مزاری کی سربراہی میں، اس کمیٹی میں فواد چودھری اور اعظم سواتی کو ڈالا گیا تھا، اور فواد چودھری اور اعظم سواتی الیکشن کمیشن سے متعلق متنازع لوگ ہیں، اور الیکشن کیونکہ وہ پارٹی ہیں، وہ ملزم ہے الیکشن کمیشن کے، الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر پر وہ الزامات لگا چکے ہیں سنگین نوعیت کے، اور الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی باتیں کر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی پارلیمانی کمیٹی میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اس پارلیمانی کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کرنی ہوتی ہے، اس پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے جو 4 ممبران ہوتے ہیں، ہر صوبے سے ایک ایک ممبر ہوتا ہے، ان کی تعیناتی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں فواد چودھری اور اعظم سواتی کیسے شامل کیے جا سکتے ہیں جو متنازع ہیں، جن کا کیس چل رہا ہے دونوں کا توہین الیکشن کمیشن کا ان کے خلاف؟ تو اعظم سواتی کو تو چلے حکومت نے نکال دیا اس کمیٹی سے، کیونکہ کامل علی آغا کو نکال دیا گیا تھا اور فواد چودھری کو ایڈ کیا گیا تھا۔ کامل علی آغا کاف لیگ کے ہیں اور کاف لیگ ناراض تھی حکومت سے، تو حکومت نے پھر کاف لیگ کو بنانے کے لیے کامل علی آغا کو شامل کر دیا دوبارہ، یعنی پہلے نکال دیا تھا پھر دوبارہ شامل کر دیا، اور اعظم سواتی کو نکال دیا۔ یہ تو حکومت نے، مطلب یہ نان سیریسنیس ہے، یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے کمیٹیوں کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ حکومت کا، جس پر اپوزیشن کو ان تمام ایشوز پر ریزرویشن ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ بھئی ہم نے مختلف ایشوز پر تجاویز بھی حکومت کو دی ہے، کرونا کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو، تو اس پر اپوزیشن نے آپس میں مشاورت کر کے میٹنگیں بلا کے حکومت کو تجاویز دیتی رہی ہے اپوزیشن، لیکن حکومت ہے کہ اپوزیشن کی تجاویز اٹھا کے ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیتی ہے، اپوزیشن کی تجاویز پر عمل نہیں کر رہی ہوتی۔ حکومت نے جب بھی اپوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہے ہیں تو اپوزیشن نے مذاکرات بھی کیے، نیب آرڈیننس، نیب قوانین، مختلف ایشوز، اس پر فیٹف کا معاملہ ہو، تو حکومت مذاکرات جب اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے تو بھی الزام یہ لگا رہی ہوتی ہے کہ جی یہ اپوزیشن مذاکرات تو کر رہی ہے لیکن این آر او مانگ رہی ہے، اور زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف ان کے بارے میں ریلیف مانگ رہی ہے، تو ہم جی این آر او نہیں دیں گے۔ تو حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں سیریس نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں رہی، ایک مرتبہ بھی نہیں رہی 3.5 سالوں میں، اور جب اپوزیشن نے تجاویز دی ہے تو وہ ردی کی ٹوکری کے حوالے کر دیتی ہے حکومت۔ تو اپوزیشن ابھی جس طرح پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، تو اجلاس پہلے بلایا گیا پھر ملتوی کر دیا گیا کیونکہ اتحادی ناراض تھے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم۔ حکومت نے بہانہ یہ بنایا جی اپوزیشن کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے پوسٹ پون کر دیا ہے، بلایا گیا اجلاس مؤخر کر دیا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ۔ تو اس کے بعد جب وہ راضی ہو گئے، جب اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی، اسٹیبلشمنٹ نے اتحادی راضی کر کے دیے حکومت کو،
तो हुकूमत ने फिर इजलास बुला लिया, अपोजिशन को खत भी लिखा स्पीकर के जरिए। मैं कहता हूँ स्पीकर कौमी असम्बली असद के सर अपोजिशन को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो हुकूमत के सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे होते हैं जो उनके मनसब के शायान निशान नहीं है। कम अज़ कम स्पीकर को गैर जानबदार होना चाहिए। स्पीकर न अपोजिशन की फेवर करते हैं न हुकूमत की, वो बराबर ऐवान को चला रहे होते हैं, कस्टोडियन होते हैं हाउस के। लेकिन मौजूदा स्पीकर हुकूमत जिस तरह कह रही होती है उसी तरह ये इकदामात कर रहे होते हैं। हुकूमत ने इनको कहा कि जी अपोजिशन को 2 दिन खत लिख दें, 2 दिन अपोजिशन को आसरा लालीपॉप दे दें कि जी मुज़ाकरात करते हैं। क्यों मुज़ाकरात नहीं कराए स्पीकर ने? स्पीकर हुकूमत पे प्रेशर डाल सकते थे ना, कहते कि भैया ये कोई तरीका नहीं है अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें, आपने खत लिखवाया है, मेरी इज्जत का भी सवाल है। अपोजिशन स्पीकर ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बस खत लिख दिया, 2 दिन इंगेज कर दिया अपोजिशन को। अपोजिशन ने स्टीयरिंग कमेटी कायम करके मुशावरत वगैरह ये वो फैसला करके जवाब भी लिख दिया शहबाज शरीफ की तरफ से अपोजिशन ने। लेकिन हुकूमत ने एक भी सिटिंग, 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड के लिए भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, एक भी दौर मुज़ाकरात का नहीं किया। और फिर इजलास बुला लिया क्योंकि इत्तेहादी राजी हो गए। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करने ही नहीं थे बुनियादी तौर पर। हुकूमत झूठ बोल रही होती है, जिस तरह झूठ 3 सालों में मुसलसल झूठ बोले जा रहे होते हैं हुक्मरान हमारे पीटीआई के लोग। वजीर आजम से लेके वज़रा सब मुशीर सारे झूठ पे झूठ, इतने झूठ दिन में पता नहीं सैकड़ों की तादाद में एक एक बंदा झूठ बोल रहा होता है। तो स्पीकर को भी अपने साथ में लाया हुआ है, मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ किए नहीं। और फिर इजलास बुला के इन्होंने अपना बिल मंजूर करा लिए। तो अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया है। ये 4-5 जो बुनियादी वजूहात मैंने बताई है आपको कि तजावीज़ पर हुकूमत कभी अमल दरामद नहीं करती, हुकूमत मुज़ाकरात में भी संजीदा नहीं होती, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिलडोज करके एक तरफा एक मुतनाज़ा किस्म की कानून साजी कराई गई, अपोजिशन के रिजर्वेशन दूर नहीं किए जा रहे होते। और इसके अलावा कौमी सलामती के जो मुशीर हैं उनको अपोजिशन कहती है उनको बहुत सारी मालूमात होती नहीं है उनके पास। कौमी इशूज़ में पसे पर्दा मुक़्तदर क़ुव्वतें क्या फ़ैसले कर रही होती हैं इनको नहीं पता होता। ये सरसरी एक ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, तो इस ब्रीफिंग का क्या फ़ायदा भाई? अस्करी क़यादत तो ब्रीफिंग देने आ नहीं रही 6 दिसंबर को, तो हम क्यों आए? तो इसके अलावा पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे होते, वज़ीर आज़म होते ही नहीं है, वज़ीर आज़म ऐवान में ही नहीं आते, कम आते हैं, इक्का दुक्का कभी इल्ला माशाल्लाह आ गए तो आ गए, कभी कोई साल में 1-2 दफ़ा आ जाते हैं। तो ये पार्लियामेंट को डीवैल्यू करना है। हुकूमत का जो जो हुकूमत की प्लानिंग होती है उसमें से ऐसा लग रहा होता है। अपोजिशन ने जो रिजर्वेशन एलामिया प्रॉपर एलामिया अपोजिशन ने जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत पार्लियामेंट की अफादियत और अहमियत को ख़त्म करके ये इनके मराब ब्रीफिंग और इस तरह करके इजलास बुला के छोटे मोटे उसमें गुजारा कर रही होती है। तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। और वज़ीर आज़म खुद आते नहीं है इन ब्रीफिंग में भी। ये जो अभी ब्रीफिंग होने जा रही है इसमें भी वज़ीर आज़म नहीं आएंगे, स्पीकर होंगे। और जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं वज़ीर आज़म इसलिए नहीं आते क्योंकि इस कमेटी के पार्लिमानी कमेटी जो बराए कौमी सलामती है इसके मेंबर नहीं है। क्यों मेंबर नहीं बनाया भाई? वो चीफ एग्जेक्टिव हैं मुल्क के, उनको तो आना चाहिए ब्रीफिंग में। इतने बड़े इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के मामले पे नहीं आए, कश्मीर के मामले पे नहीं आए, बड़े बड़े इश्यूज हुए हैं कौमी इश्यूज, उन पर वज़ीर आज़म ब्रीफिंग में नहीं आते। तो अपोजिशन क्यों आए? फिर अपोजिशन का अपना बिल्कुल एक जायज़ एतराज़ात हैं जिसकी वजह से अपोजिशन की तमाम जमातों नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी समेत जितनी भी अपोजिशन जो इत्तेहाद अपोजिशन का बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने आपस में गुज़श्ता रोज़ मुशावरत की है। आपस में मुशावरत के बाद एक मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया है जिसमें 6 दिसंबर को जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास होने जा रहा है जिसमें मुईद यूसुफ ने कौमी सलामती के मुशीर ने ब्रीफिंग देनी है, अस्करी क़यादत इसमें नहीं होगी जो अपोजिशन को बताया गया है। तो इसका अपोजिशन की तमाम जमातों ने बाइकाट का फैसला किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।